हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बैंक 2012 से लेकर 20 तक का सभी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ चुका है, पिछले एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए माइक्रो एवं मैक्रो दोनों बुक से, दोनों इकोनॉमिक्स बुक से हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, माइक्रो एवं मैक्रो दोनों से। देखिए पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, सवाल नंबर 1, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है? बहुत बार, 2012 में, 14 में, 19 में, 20 में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। सही उत्तर ए होगा, एडम स्मिथ। आगे पढ़िए, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2, किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। ये क्वेश्चन 2012 में जैक में पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, कहा था रॉबिन्स ने। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान होता है। सही उत्तर हो जाएगा बी, सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। पहला ऑप्शन साधनों के बंटवारे की समस्या, दूसरा ऑप्शन साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, तीसरा ऑप्शन साधनों का विकास कैसे हो। सही उत्तर होगा डी, इनमें सभी। सही उत्तर डी होगा, इनमें सभी। यहाँ पर सभी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, सारा क्वेश्चन पिछले कई सालों में एग्जाम में आ चुका है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4, मांग का नियम बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग घट जाती है, यानी कम हो जाती है। ऐसा किसने कहा है? ये क्वेश्चन 2012 में आया है। सही उत्तर होगा सी, यानी मार्शल ने कहा है। ठीक है, सही उत्तर सी होगा, मार्शल। देखिए मांग का नियम कहता है, मांग माने खरीदारी होता है। ठीक है, तो खरीदारी यानी मांग का नियम है कि जब कोई वस्तु का कीमत में कमी होता है ना, तो उस वस्तु का मांग यानी खरीदारी बढ़ जाता है, और जब कीमत में वृद्धि होता है तो उसका मांग यानी खरीदारी कम हो जाता है। ऐसा मार्शल ने कहा था। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 5, एकाधिकार की विशेषता है। एकाधिकार यानी मोनोपोली मार्केट। ठीक है, एकाधिकार की विशेषता है। ये क्वेश्चन 2012 और 14 में आ चुका है जैक बोर्ड में। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन है फर्मों या विक्रेताओं की अधिक संख्या। नहीं, एकाधिकार में एक ही फर्म, एक ही विक्रेता होता है, अधिक संख्या नहीं होता है। आगे बी पढ़िए, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं छोड़ना। नहीं, एकाधिकार में नया फर्मों का उद्योग यानी ग्रुप में प्रवेश पर प्रतिबंध रहता है, स्वतंत्र प्रवेश नहीं होता है। ये भी गलत है। पढ़िए सी नंबर, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। हाँ, ये सही है। एकाधिकार मोनोपोली मार्केट में एक विक्रेता और अधिक क्रेता होता है। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 6, यह किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत बार। ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, कहा था एडम स्मिथ ने। सही उत्तर सी होगा, एडम स्मिथ। यह क्वेश्चन 2013 और 19 में आ चुका है, 13 और 19 में एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 7, माइक्रो जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्भूत हुआ है, मतलब उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो माइक्रो जिसका अर्थ छोटा होता है, ये ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द से आया है। सही उत्तर होगा सी, यानी ग्रीक। ये सवाल 2013 में आ चुका है जैक बोर्ड में। सही उत्तर ग्रीक होगा, ग्रीक, सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है। तो आर्थिक क्रिया का एक प्रकार है, ये क्वेश्चन आया 2013 में। आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश यानी वितरण। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया का प्रकार बोल रहा है, उत्पादन भी होगा, उपभोग भी होगा, विनिमय यानी वितरण, और निवेश भी होगा। इनमें सभी होगा। सही उत्तर डी, यानी इनमें सभी, डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 9 पढ़िए, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से हैं। 2013 में आया है जैक बोर्ड में। मांग यानी खरीदारी, तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन है, कारक कौन है? कीमत है, हाँ है। वस्तु का दाम कम बेसी होगा तो मांग यानी खरीदारी कम बेसी होगा। आय में परिवर्तन, लोगों का इनकम कम बेसी होगा तो मांग में चेंज होगा। उपभोक्ता की रुचि, रुचि कम बेसी होगा तो मांग में चेंज होगा। इनमें सभी होगा। सही उत्तर डी। आगे देखिए सवाल नंबर 10, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है।
2014 और 16 में आया है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, इसका मीनिंग यानी कोई वस्तु का कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना मात्रा में परिवर्तन हुआ, कीमत के कारण मांग में जितना मात्रा में चेंज हुआ उसी को मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ए, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। सही उत्तर ए होगा, ए। ठीक है, ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 11, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? ये क्वेश्चन 2014, 16, 18 में आया है। अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या कौन है? साधनों का आवंटन है, साधनों का कुशलतम प्रयोग है, आर्थिक विकास है, इनमें सभी होगा। सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें सभी। ठीक है, सही उत्तर डी होगा, इनमें सभी होगा। सभी है। साधनों का आवंटन यानी बंटवारा कैसे हो, साधनों का कुशलतम प्रयोग, ठीक ढंग से उचित प्रयोग कैसे हो, आर्थिक विकास, देश की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो, इनमें सभी डी होगा, डी। आगे चलिए पढ़िए सवाल नंबर 12, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? 2015 और 18 में आया है। तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण के विज्ञान है, ये कहा था अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 13, 13, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को हम लोग वर्गीकृत करते हैं पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, इनमें सभी होगा। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। ठीक है, एक होता है निजी पूंजीपतियों का जिसको पूंजीवादी बोलते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। एक होता है सरकार का जिसको समाजवादी कहते हैं यानी केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था। और एक होता है मिश्रित, जैसे भारत पाकिस्तान हो गया, यानी आधा क्षेत्र में सरकार का हाथ है और आधा में निजी कंपनी का हाथ है, उसको बोलेंगे मिश्रित। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। इनमें सभी होगा, इनमें सभी। सही उत्तर डी होगा, इनमें सभी। सही उत्तर डी। ये क्वेश्चन देखिए 2015 में आया है, सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए सवाल नंबर 14, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? 2015 में आया है। मांग में कमी का कारण पूछ रहा है। मांग में खरीदारी, तो खरीदारी में कमी कौन सा कारण से होगा? आय में कमी, हाँ आय में कमी होगा तो लोग मांग कम कर पाएगा। क्रेताओं की संख्या में कमी, हाँ जब कस्टमर कम रहेगा तो मांग कम होगा। उपभोक्ता की रुचि में कमी, हाँ जब उपभोक्ता को वस्तु पर रुचि कम आएगा तो मांग कम करेगा। इनमें सभी होगा, ऑप्शन डी होगा। सही उत्तर डी, इनमें सभी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 15, बाजार मूल्य पाया जाता है। 2015 में आया है। ठीक है, बाजार मूल्य पाया जाता है, ये क्वेश्चन जैक में 2015 में आया है। ये क्वेश्चन और भी आया है, 2020 में आया है। ठीक है, यह नहीं लिखे लेकिन आया है, 2020 में भी आया क्वेश्चन। तो बाजार मूल्य मैंने क्या, मार्केट प्राइस, ये पाया जाएगा अल्पकालीन बाजार में। ठीक है, शॉर्ट पीरियड यानी अल्पकालीन बाजार, बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, यानी मार्केट में जो वस्तु बिकता है ना वो रोज उसका दाम कम बेसी होते रहता है। वो शॉर्ट पीरियड है, मैंने बहुत कम समय के लिए है, तुरंत तुरंत खरीद बिक्री चेंज होगा, मांग पूर्ति चेंज होगा, दाम चेंज हो जाएगा। तो बाजार मूल्य मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, जो भी एक करंट प्राइस, वास्तविक मूल्य, उसको बोलेंगे अल्पकालीन बाजार में। जो तुरंत तुरंत चेंज होता है वो अल्पकाल के लिए है, कम समय के लिए। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 16, इनमें से कौन स्थिर लागत नहीं है, यानी फिक्स कॉस्ट नहीं है। इनमें से कौन स्थिर लागत नहीं है? 2015 में दिया था। ठीक है, तो स्थिर लागत मतलब फिक्स कॉस्ट। बीमा का प्रीमियम, देखिए आदमी जो किसी मशीन का या कोई चीज़ का इंश्योरेंस कराता है तो वो तो इंश्योरेंस उसको देना है साल साल में, वो तो फिक्स है। ये तो स्थिर लागत है, बोल रहे हैं स्थिर लागत नहीं है। ब्याज, बैंक से जो पूंजी उधार लिया है, इंटरेस्ट, वो तो फिक्स है, वो जितना लगने का है 5%, 7%, 8% उतने लगेगा, वो भी फिक्स है, ये स्थिर लागत है। कच्चे माल की लागत ये नहीं है। कच्चा माल जो खरीदते हैं उत्पादन के लिए या लेबर लगाते हैं तो लेबर का मजदूरी और कच्चा माल की लागत ये रोज आपको कम बेसी रेट में मिलेगा, कभी कम रेट में कभी अधिक रेट में। ये हो गया परिवर्तनशील लागत, ये स्थिर लागत नहीं है। सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए फैक्ट्री का किराया, तो फैक्ट्री का जो भाड़ा किराया है वो तो फिक्स लगेगा। जैसे मेरा कोचिंग का रेंट 4000 है, वो तो फिक्स है, चाहे हम कम पढ़ाएं, अधिक पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं। उसी तरह से फैक्ट्री का किराया या मशीन का किराया, मशीन का लागत, उत्पादन आप कम कीजिए, उत्पादन अधिक कीजिए, नहीं कीजिए, उतने लगेगा। तो ये तो स्थिर लागत है। तो ए बी डी स्थिर लागत है। क्वेश्चन बोल रहा है स्थिर लागत नहीं है, तो कच्चे माल की लागत या श्रमिक का मजदूरी ये सब नहीं होता है। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 17, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है? 2016 में दिया था। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत रूप में, छोटे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर। तो व्यक्तिगत परिवार होगा, व्यक्तिगत फर्म होगा, व्यक्तिगत उद्योग होगा, इनमें सभी। सही उत्तर डी होगा, डी, इनमें सभी। आगे देखिए सवाल नंबर 18, वह वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है कहलाता है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2014 में, 2019 में। ठीक है,
तो वह वक्र जो आर्थिक समस्या को दर्शाएगा, जहाँ पर हम लोग चयन करते हैं, उसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन करने के दौरान जो संभावना आया कि हम क्या उत्पादन करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, तो संभावना आया, हम लोग चयन करते हैं, उसको बोलते हैं आर्थिक समस्या। तो ये पढ़ते हैं उत्पादन संभावना वक्र में। सही उत्तर डी होगा, डी, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 19, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ये क्वेश्चन दिया 2016 में, पढ़िए। ऑप्शन ए, उपयोगिता का विशेषता बोल रहा है। पहला ऑप्शन है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है। हाँ है, उपयोगिता का कम होना या अधिक होना वह मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करता है कि मनुष्य किस सिचुएशन में है। ये बात सही है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, यानी कोई एक वस्तु का उपयोगिता सबके लिए बराबर नहीं होगा। कोई दही खाता है तो कोई नहीं खाता है, कोई चाकू से फल काटता है, कोई चाकू से किसी का मर्डर करता है, ठीक है। तो उपयोगिता व्यक्तिपरक होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। एक ही वस्तु अलग अलग लोग उसको अलग अलग रूप में यूज करता है, ठीक है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। हाँ, उपयोगिता समय एवं स्थान के सापेक्ष बदलते रहता है, ठीक है। टाइम चेंज होगा, समय चेंज होगा, उपयोगिता चेंज होगा। गर्मी में आइसक्रीम खाएं, ठंडा में नहीं खा रहे हैं। गर्मी में स्वेटर नहीं पहने, ठंडा में पहन रहे हैं। मंदिर में कलम का यूज नहीं है, कोचिंग में, स्कूल में है। तो उपयोगिता समय स्थान के साथ चेंज होता है, ठीक है। तो इनमें सभी होगा, सही उत्तर इनमें सभी, ऑप्शन डी। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता के विचार सापेक्षिक है, इनमें सभी। सही उत्तर डी होगा। आगे बढ़िए सवाल नंबर 20 यानी 20, एकाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। एकाधिकार मैंने एक का अधिकार, एक ही विक्रेता होगा। सही उत्तर ए होगा, ए। ये क्वेश्चन 2009 में दिया था, 2009 में, ठीक है। एकाधिकार बोलेगा मोनोपोली, तो उसमें विक्रेता यानी फर्म होगा एक ठो, ओनली वन होगा। सही उत्तर ए होगा। बोलेगा पूर्ण प्रतियोगिता, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत अधिक। पूर्ण प्रतियोगिता में पूरा कंपटीशन कब होगा? जब कस्टमर फर्म बहुत ज़्यादा होगा। और एकाधिकार में कोई कंपटीशन नहीं, जीरो कंपटीशन, यानी एक ही तो विक्रेता फर्म होगा। सही उत्तर ए। आगे पढ़िए 21, उत्पादन के इनमें से कौन से साधन है? उत्पादन का कौन साधन है? आया है क्वेश्चन 2017 में, ठीक है। जब एग्जाम हम दिए थे, हम एग्जाम दिए हैं 2017 में, ये क्वेश्चन दिया था। उत्पादन के कौन साधन है? तो उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए, जमीन चाहिए, श्रमिक यानी लेबर चाहिए, पूंजी यानी कैपिटल चाहिए, पैसा संपत्ति चाहिए, इनमें सभी होगा। भूमि, श्रमिक, पूंजी सब चाहिए, इनमें सभी। सही उत्तर डी होगा, डी। आगे चलिए 22 पढ़िए, 22 देखिए। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, ये क्वेश्चन दिया है 2017 में, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है ऊपर से नीचे। बोलेगा ढाल गिरता है ना, तो ऊपर से नीचे गिरता है। सही उत्तर सी होगा, सी, ऊपर से नीचे। आगे पढ़िए 23, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। ये क्वेश्चन दिया है 2017 में और 19 में। देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा ना, तो सीमांत उपयोगिता शून्य होगा, याद रखिएगा। कुल उपयोगिता अधिकतम तब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब सीमांत उपयोगिता जीरो होगा, शून्य होगा। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 24, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? क्वेश्चन दिया था 2017 में। तो पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर रहता है, बराबर होता है AR MR दोनों। याद रखिएगा, आप लोग पढ़े हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है, यानी AR MR दोनों बराबर होगा तो दोनों स्थिर है, दोनों संतुलन में है। तो AR बराबर MR। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए 25, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन दिया था 2017 में। तो मांग की लोच होता है 5 प्रकार का, ठीक है। मांग की लोच कितने प्रकार होता है? 5 प्रकार का। मांग की लोच होगा 5 प्रकार का, याद रखिएगा, 5 प्रकार। सही उत्तर बी होगा, बी। क्या क्या होता है? मांग की लोच 1 से अधिक, मांग की लोच 1 से कम, मांग की लोच 1 के बराबर, मांग की लोच 0 के बराबर, मांग की लोच अनंत के बराबर। तो 5 प्रकार होगा, 1 से ज्यादा, 1 से कम, 1, 0, इन्फिनिटी, ठीक है। 5 होगा, 5। सही उत्तर बी। आगे पढ़िए सवाल नंबर 26, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगा? क्वेश्चन दिया था 2018 में, ठीक है। पढ़िए, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होगा तो चाय का मांग क्या होगा? देखिए, आदमी ना कॉफी और चाय अदला बदली करके प्रयोग करता है। कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है। तो सोचिए, जब कॉफी का मूल्य बढ़ जाएगा तो चाय का बिक्री बढ़ जाएगा ना, क्योंकि या तो लोग कॉफी पीता है या चाय पीता है। तो जब कॉफी का मूल्य बढ़ जाएगा तो लोग कॉफी कम पी पाएगा, तो उसके स्थान पर चाय पिएगा, तो चाय का मांग बढ़ जाएगा, चाय का खरीदारी बढ़ जाएगा। सही उत्तर ए होगा, बढ़ती है। सही उत्तर ए। आगे पढ़िए सवाल नंबर 27, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन दिया था 2018 में, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। देखिए, कोई वस्तु का जो दाम है ना, दाम यानी मूल्य, कीमत निर्धारित होता है
उसका मांग और पूर्ति के द्वारा, यानी कितना खरीदारी है कितना बिक्री है। यदि खरीदारी ज़्यादा हो रहा है और पूर्ति कम है, यानी मांग ज़्यादा है तो दाम बढ़ेगा। और यदि हम लोग मांग कम कर रहे हैं, कम खरीद रहे हैं और पूर्ति अधिक कर रहे हैं दुकानदार को, तब दाम कम करना पड़ेगा। तो बोलिए, बाजार में जो दाम तय होता है ना, कीमत मूल्य, वो मांग पूर्ति दोनों के द्वारा होता है, यानी कितना खरीदारी कितना बिक्री। ठीक है, सही उत्तर सी होगा, सी, मांग पूर्ति दोनों के द्वारा, सही उत्तर सी। आगे पढ़िए 28। वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। बोलिए, कौन सा टाइम में उत्पादन का सब साधन को हम चेंज कर सकते हैं। तो दीर्घकाल में। देखिए, आपके पास टाइम कम है, यदि अल्पकाल है तो फिर आप जमीन को, बिल्डिंग को, मशीन को चेंज नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जमीन, बिल्डिंग, मशीन बनाने में टाइम लगेगा और उसका व्यवस्था करने में टाइम लगेगा, पैसा अधिक लगेगा, तो उसको कम टाइम में हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको यदि कम टाइम में उत्पादन बढ़ाना, चेंज करना है, परिवर्तित करना है, तो आप कम टाइम में एक्स्ट्रा कच्चा माल, एक्स्ट्रा लेबर बढ़ा के काम कर सकते हैं। तो बोलेगा कौन सा समय में सब साधन चेंज नहीं होगा, तो अल्पकाल। और कौन सा समय में सब साधन चेंज होगा, तो दीर्घकाल। ठीक है, सही उत्तर होगा दीर्घकाल, यानी आंसर होगा बी, सही उत्तर बी होगा, बी। आगे पढ़िए 29। जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तो मांग की लोच क्या होगी, कितनी होती है। क्वेश्चन दिया था 2019 में। देखिए, मांग वक्र जब एक्स अक्ष के समांतर होगा ना, तो मांग की लोच होता है ईडी बराबर इन्फिनिटिव, जिसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। सही उत्तर बी होगा, बी। अब बोलेगा वाई अक्ष तो होगा 0, पूर्णतः बेलोचदार मांग, तब सही उत्तर सी होता है। वाई अक्ष बोलेगा तो ईडी 0, पूर्णतः बेलोचदार, तब आंसर सी होगा। अब बोलेगा एक्स अक्ष के समांतर मांग की लोच क्या होगा, तो होगा पूर्णतः लोचदार मांग, ईडी बराबर इन्फिनिटिव, सही उत्तर बी होगा, बी। आगे बढ़िए सवाल नंबर 30। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है, यानी एवरेज रेवेन्यू AR मार्जिनल रेवेन्यू MR के बराबर होती है। अभी जस्ट पढ़े हैं, ये सवाल दिया था 2019 में। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि AR बराबर MR कहाँ होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में। औसत आय सीमांत है क्या चीज़ है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है, AR MR है। तो AR बराबर MR कहाँ होगा, AR MR बराबर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में, सही उत्तर ए होगा, ए। आगे पढ़िए 31। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है आर्थिक लागत, हस्तांतरण लागत, सही उत्तर ए होगा, ए। ये सवाल दिया 2020 में। ठीक है, देखिए अवसर लागत क्या है, किसी चीज को पाने के लिए दूसरा चीज को पीछे छोड़ देते हैं तो छोड़ा गया चीज का मूल्य आगे के नया काम के लिए अवसर लागत कहलाएगा। तो आदमी अधिक पैसा मिलने के कारण ही ना अलग काम में चल जाता है, पीछे वाला काम को छोड़ के। तो जिस काम से पैसा मिले, अधिक पैसा मिले, उस काम को करते हैं, पीछे वाला काम को छोड़ देते हैं, तो पीछे वाला काम, नया काम के लिए पीछे अवसर लागत रह जाता है। तो आदमी पैसा के लिए चल गया ना, तो जिस काम से पैसा मिले, धन प्राप्त हो, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पड़ रहे लागत तो आर्थिक लागत कहेंगे। इसको हस्तांतरण लागत भी कहते हैं, क्योंकि आदमी पैसा के चलते ना एक काम को छोड़कर दूसरे काम में ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर माने हस्तांतरण हो गया। तो आर्थिक लागत बोलिए चाहे हस्तांतरण लागत बोलिए, एक ही चीज है। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे पढ़िए 32। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। ये तो पढ़े एक बार, पढ़े। ये क्वेश्चन दिया 2020 में, 2015 में दिया था। ठीक है, तो बाजार मूल्य मतलब वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य जो अभी चल रहा है, उसको बोलेंगे अल्पकालीन। अल्पकालीन मतलब होता है जो आप सब्जी या मछली या फल खरीदते हैं, वह आज दाम है जो ना, वो कल रहेगा या 10 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद, 4 दिन बाद रहेगा, गारंटी नहीं है। उसका दाम बढ़ सकता है, घट सकता है। वह अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए है। तो बाजार मूल्य कहाँ पाया जाएगा, अल्पकालीन बाजार में। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे पढ़िए 33। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है। क्वेश्चन 2020 में दिया था। तो प्रथम शर्त होता है सीमांत लागत बराबर सीमांत आय, यानी MC बराबर MR। याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, MC बराबर MR। ठीक है, MR बराबर MC। सही उत्तर ए होगा, ए। आगे पढ़िए 34 पढ़िए। श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर यह 10 है, तो सीमांत उत्पादन होगा। सवाल 2020 में दिया था। क्या बोला, श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 से 10 है, मतलब 2 को लेबर लगाते हैं तो कुल उत्पादन होता है 22 इकाई, और 1 को लगाते हैं तो होता है 10। तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, सीमांत उत्पादन मतलब होता है एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से, श्रमिक लगाने से, श्रम लगाने से उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ, उसी को बोलेंगे सीमांत उत्पादन। माने एक एक्स्ट्रा लेबर के कारण एक्स्ट्रा उत्पादन कितना होगा, उसी को बोलते हैं सीमांत उत्पादन। समझे, देखिए तो यहाँ पर 1 लेबर में 10 है और 2 में 22 हो गया, तो 1 में 10, 2 में 22, कितना बढ़ गया, 12। सही उत्तर होगा 12, आंसर बी होगा, बी 12। सीमांत उत्पादन मतलब
एक्स्ट्रा उत्पादन कितना होगा, तो एगो लेबर से 10 है और दूसरा से 22 है, तो एगो एक्स्ट्रा लेबर लगाए तो उत्पादन 12 बढ़ गया, 10 + 12 22 हो गया, यानी 12 होगा, 12 सही उत्तर 12। आगे पढ़िए 35, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है। क्वेश्चन दिया था 2016 में, तो एकाधिकार बाजार दर्शाता है बाजार प्रवृत्ति को। एकाधिकार बाजार दर्शाएगा मोनोपोली मार्केट बाजार प्रवृत्ति को, यानी इसमें एक ही विक्रेता होता है, विक्रेता का वस्तु की पूर्ति पर पूरा अपना व्यक्तिगत कंट्रोल रहता है, वो अपना मनमानी दाम तय करता है, जब मन तब दाम कम बेसी करता है, वो स्वयं कीमत तय करता है, इसमें एक ही विक्रेता एक ही फर्म होता है, यही है बाजार प्रवृत्ति, सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए 36, समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत संबंध रखता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको सेकंड बुक मैक्रो का, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या मिलेगा, सेकंड बुक मिलेगा मैक्रो का, मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक। पढ़िए क्वेश्चन 36 है, समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत संबंध रखता है। ये क्वेश्चन दिया था जैक 2012 में। कब दिया था, जैक 2012 में दिया था, ठीक है। क्वेश्चन दे रहा है समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत संबंध रखता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में हम कौन सा अध्ययन करते हैं, कौन सा बात पढ़ते हैं। आय निर्धारण से, हाँ पढ़ते हैं। आय दृढ़ीकरण से, हाँ पढ़ते हैं। आर्थिक विकास से, यस इनमें सभी होगा, इनमें सभी होगा, सही उत्तर होगा इनमें सभी, डी होगा डी। आगे पढ़िए 37, किसने कहा कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम से संबंधित है, ठीक है। तो कहा था सेपीरो ने, सही उत्तर ए होगा, ए सेपीरो ने। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार दिया, बहुत बार, जैक 2022 में दिया था, 24 में दिया है, 14 में दिया था, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है, ये कहा था सेपीरो ने, सही उत्तर ए होगा, ए। देखिए समष्टि यानी मैक्रो शब्द का मतलब होता है बड़ा यानी व्यापक, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का कार्यक्रम का अध्ययन करता है, ये कथन कहा था सेपीरो ने, ए होगा ए। आगे देखिए सवाल नंबर 38, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। क्या बोला, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। देखिए कितना बार दिया है, पढ़िए। ये जैक में ना 2012 में दिया, 14 में दिया, 16 में दिया, 18 में दिया। देखिए 2-2 साल बाद देख रहे हैं, ठीक है। तो किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। आहरण पत्र, आहरण पत्र मतलब होता है हम लोग जब बैंक जाते हैं तो बैंक वाला को बोलते हैं एजेंट को कि हमको निकासी पर्ची दीजिए, पैसा निकालने का फॉर्म, पैसा निकालने का फॉर्म निकासी पर्ची बोलते हैं आहरण पत्र, यानी विड्रॉल फॉर्म, निकासी पर्ची, ठीक है। चेक, चेक से भी लोग पैसा निकालता है, एटीएम कार्ड से भी निकालता है, इनमें सभी होगा, ठीक है। विड्रॉल फॉर्म होगा निकासी पर्ची से भी, चेक से भी, एटीएम से भी, इनमें सभी, सही उत्तर डी होगा, डी। आगे पढ़िए 39 मुद्रा का कार्य है। देखिए कितना बार दिया है, 2013, 18, 23, देख रहे हैं। मुद्रा का कार्य है मतलब मनी का क्या कार्य है, विनिमय का माध्यम, उससे लेन देन करते हैं, हाँ करते हैं। मूल्य का मापक, वह मूल्य को मापता है, हाँ मापता है। चीनी 40 रुपये किलो, नमक 30 रुपये किलो, मूल्य मापता है। मूल्य का संचय, हाँ कोई वस्तु खराब हो जाएगा उसको बेच दीजिए और उसके बदले पैसा को जुगाइए, पैसा इकट्ठा कीजिए, यानी मूल्य का संचय करता है, इनमें सभी होगा, सही उत्तर इनमें सभी, डी होगा, डी। विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य को मापता भी है और मूल्य को संचित भी करता है, इनमें सभी, सही उत्तर डी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रवाह में शामिल है। बोलिए चक्रीय प्रवाह में शामिल है। क्वेश्चन दिया था 2013 में और 19 में। चक्रीय प्रवाह, प्रवाह समझते हैं, जो गति करेगा, जो कम बेसी होगा, जो अप डाउन करेगा, उसी को बोलते हैं प्रवाह, ठीक है। तो उपभोग, हम लोग कभी उपभोग कम कर पाते हैं, कभी अधिक कर पाते हैं। निवेश, निवेश और उपभोग तो आय पे डिपेंड है, ठीक है। तो आय कम बेसी होगा तो उपभोग कम बेसी होगा, निवेश कम बेसी होगा, आय भी होगा। तो आय, निवेश, उपभोग ये सभी कम बेसी होने वाला चीज है, और जो कम बेसी होगा, गतिशील होगा, घटेगा बढ़ेगा, उसको बोलेंगे प्रवाह, ठीक है। सही उत्तर डी होगा, डी, इनमें सभी, सही उत्तर डी। आगे पढ़िए 41 निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्या बोला, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम मुद्रा उस वस्तु को बोलेंगे जो मुद्रा का कार्य कर देगा या कार्य करता हो, मतलब जो विनिमय का माध्यम हो, जो मूल्य को मापता हो, जो मूल्य को संचित करके रखता हो, जो टिकाऊ हो, जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें, जिससे हम ट्रांसफर कर सकें आसानी से इधर उधर, यानी सब गुण जिसमें पाया जाएगा वो मुद्रा कहलाएगा। तो ये कहा था हार्टले विदर्स ने, सही उत्तर ए होगा, ए हार्टले विदर्स। ये क्वेश्चन दिया जैक 2013 और 2023 में, ठीक है। मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कहा था ऑप्शन ए हार्टले विदर्स ने। आगे पढ़िए 42
भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंक मतलब जनता का बैंक, ठीक है। और एक होता है केंद्र बैंक मतलब सरकार का बैंक। केंद्र बैंक मतलब देश के सभी बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक। और व्यापारिक बैंक मतलब होता है जनता का बैंक, ठीक है। तो बोल रहा है 14 बड़े अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो किया गया था 1969 में, 19 जुलाई 1969 में, याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 में। सही उत्तर सी होगा, सी। ये क्वेश्चन दिया जैक 2013 में, ठीक है, सही उत्तर सी होगा 19 जुलाई 1969 में, सी। आगे पढ़िए 43, भुगतान संतुलन के दृश्य मदों में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? ये क्वेश्चन दिया था जैक 2013 में। देखिए दृश्य मद क्या होता है? मद माने आइटम यानी वस्तु यानी घटक, और दृश्य माने दिखाई देने वाला भौतिक पदार्थ। दृश्य माने दिखाई देने वाला भौतिक पदार्थ जो कोई मटेरियल का बना होता है यानी वस्तु, और मद माने होता है आइटम यानी घटक। तो वस्तु घटक कौन है? मशीन भी है, कपड़ा भी है, सीमेंट भी है, उपयुक्त सभी होगा। एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करता है ना, तो जो वस्तु का लेन देन करता है वो गया भौतिक पदार्थ, वो कोई चीज़ का बना है, तो कपड़ा भी होगा, सीमेंट भी होगा, मशीन भी होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा, डी होगा, डी। आगे पढ़िए 44 केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है। ये क्वेश्चन दिया जैक 2014 में। ये क्वेश्चन और आया है, अभी लिखे नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन और भी दिया है, और भी आया है, कम से कम ये क्वेश्चन 3-4 बार दिया, 3-4 बार, ठीक है। केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य, अभी तो हम बोले थे सेंट्रल बैंक यानी केंद्र बैंक, देश का सर्वोच्च बैंक, जो सरकार का बैंक होता है, जो सभी व्यापारिक बैंकों का बैंक होता है। पढ़िए, केंद्र सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार, हाँ। बैंकों का बैंक, हाँ। नोट जारी करता है, हाँ। इनमें सभी होगा, सही उत्तर डी होगा, डी, सही उत्तर डी होगा। अब बोलेगा व्यापारिक बैंक, तो व्यापारिक बैंक जनता का बैंक है, ये जनता को ऋण देता है, जमा स्वीकार करता है, एटीएम कार्ड, चेक का देता है सुविधा, लॉकर का सुविधा, ठीक है। यहाँ पर केंद्र बैंक बोला है, तो केंद्र बैंक सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार है, बैंकों का बैंक है, नोट जारी करता है, इनमें सभी, डी होगा, डी। आगे पढ़िए 45, लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है? लाभ का घटक कौन है? क्वेश्चन आया जैक 2014 में, ठीक है। लाभांश है, देखिए लाभांश तो लाभ का ही अंश है, लाभांश मैंने क्या? लाभ का अंश, तो लाभ का घटक है ये। और वितरित लाभ, लाभ है लिखा हुआ होगा, निगम लाभ कर, ये भी होगा, सब में लाभ लाभ है, सब होगा, उपयुक्त सभी होगा, लाभांश भी होगा और वितरित लाभ भी होगा, निगम लाभ कर भी होगा, सब में लाभ लाभ है, तो लाभ का घटक सब होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, डी। आगे पढ़िए 46 प्रत्यक्ष कर है मतलब डायरेक्ट टैक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार दिया है, जैक 2014, 16, 18, एकदम देखिए एक साल बाद में पूछ रहा है, ठीक है, 14 में, 16 में, 18 में। तो प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स, वह टैक्स, वह कर जो जिस पे लगता है वही चुकाता है, दूसरे पे टाल नहीं सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। तो बोलिए आयकर मैंने क्या होता है? इनकम टैक्स। तो मेरा इनकम पे, आपका इनकम पे टैक्स लगेगा, कौन चुकाएगा? दूसरा कोई नहीं चुकाएगा, आप ही चुकाइएगा, आप ही को देना पड़ेगा, तो इट हो गया डायरेक्ट टैक्स। उपहार कर, तो आप किसी को उपहार दे रहे हैं, तो आप किसी को उपहार दे रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा आप ही को, ठीक है। तो जिस पे लगा वही चुका रहा है, आप किसी को उपहार दे रहे हैं उसमें भी, और आपका इनकम है यानी आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सब क्या होता है? जिसका है उसी को देना पड़ता है, जिस पे लगेगा उसी को देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। यानी सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों, सही उत्तर सी होगा, सी, आयकर उपहार कर दोनों। आगे देखिए 47 सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन दिया जैक 2015 में। सामान्य कीमत स्तर क्या होता है? वैसा कीमत जो पूरे देश में अर्थव्यवस्था में सामान्य रहता है, नॉर्मल यानी फिक्स रहता है। तो बोलिए जो कीमत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पूरे देश में सामान्य रहेगा, नॉर्मल रहेगा, फिक्स रहेगा, उसको कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि समष्टि में ही हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का पूरा सामूहिक रूप में अध्ययन करते हैं। सही उत्तर होगा समष्टि अर्थशास्त्र में, सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 48 वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयां हैं? बोलिए इनमें से कौन वस्तु विनिमय प्रणाली का कठिनाई है? क्वेश्चन दिया था जैक 2015 में, अरे क्वेश्चन जैक 2024 में दिया है, अभी लिखे नहीं है, जैक 2024 में भी दिया है, ठीक है। पढ़िए दोहरे संयोग का अभाव। हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली में यह अभाव था कि मेरा आवश्यकता का वस्तु आपके पास और आपका आवश्यकता का वस्तु मेरे पास मिलना चाहिए। लेकिन बोलिए ये दोनों तरफ से जो संयोग है, कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा संभव होगा? हमेशा संभव नहीं होगा। कभी मिलेगा मेरा वाला आपके पास मिल गया, आपका वाला मेरे पास नहीं मिला,
आपका वाला मेरे पास मिल गया, मेरा वाला आपके पास नहीं मिला, बहुत टेंशन है। कभी मिला तो जितना चाहिए उतना नहीं मिला, मतलब दोनों तरफ से ठीक संबंध नहीं हो पाया। वस्तु विभाजन में कठिनाई, हाँ, यदि आपके पास एक बकरी है और आपको 3-4 सामान चाहिए, और वो 3-4 सामान यदि एक लोग के पास मिल गया दूसरा लोग के पास, तो आप बकरी दे दीजिएगा, सामान ले लीजिएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि वो 4-5 सामान दूसरे के पास मिल जाएगा। यदि वो 4-5 सामान अलग अलग व्यक्ति के पास मिले तो बोलिए अपना बकरी, अपना गाय, अपना जानवर किसको दीजिएगा? समस्या आ गया, वस्तु विभाजन नहीं कर पाइएगा। मुद्रा आया, बोला इसको बेच दीजिए बकरी गाय को, और जो खरीदना खरीद लीजिए अलग अलग, ठीक है। तो ये कठिनाई था। सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, हाँ, किसका मूल्य कितना होगा ये माप संभव ही नहीं था। पहले आदमी ना चीनी के बदले, कपड़ा के बदले बकरी गाय का लेन देन करता था, आज कोई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आज सबको मूल्य पता है। तो पहले ये पता नहीं था किसके बदले कितना देंगे, जो मन सो, जितना मन तितना, कोई मापक नहीं था, ठीक है, मुद्रा का आविष्कार नहीं था। तो इनमें सभी होगा, दोहरे सहयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, इनमें सभी उपयुक्त सभी। सही उत्तर डी होगा, डी। आगे पढ़िए 49, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। क्वेश्चन दिया जैक 2015-17 में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935। सही उत्तर बी होगा, बी। और बोलेगा आरबीआई का, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण तो होगा 1949 में, 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण, और स्थापना बोलेगा तो 1 अप्रैल 1935। सही उत्तर बी होगा। आगे पढ़िए 50, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? क्वेश्चन दिया जैक 2015 और 20 में। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है भारत सरकार का वित्त मंत्री, यानी वित्त मंत्रालय, और साइन करता है वित्त सचिव। याद रखिएगा, भारत में सिर्फ 1 रुपया का नोट, सिर्फ 1 रुपया का नोट जारी करता है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, जो बजट पेश करता है। बोलेगा बजट कौन बनाता है, बजट पेश कौन करता है? तो वित्त मंत्री, जो इस बार 2 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया था इस साल के लिए, 2025-26 के लिए, ठीक है। तो 1 रुपया का नोट जारी करता है, सिर्फ 1 रुपया का नोट, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, उसमें साइन रहता है वित्त सचिव का। गूगल में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी सभी नोट और सिक्का को जारी करता है आरबीआई, याद रखिएगा। 1 रुपया का नोट को छोड़ करके सभी नोट को, सभी सिक्का को जारी करता है आरबीआई। बोलेगा 10 रुपया का नोट या 500 रुपया का नोट या 100 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई का गवर्नर साइन करता है, ठीक है। यहां पर सही उत्तर होगा बी। आगे पढ़िए 51, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? क्वेश्चन दिया जैक 2015 में। देखिए यहां पर यह नहीं पूछ रहा है कि भारत का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है। भारत का सेंट्रल बैंक का नाम यानी केंद्र बैंक, यानी आरबीआई होगा, ये नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक का नाम है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह का एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो व्यापारिक बैंक है, जो जनता का बैंक है, जो जनता से धन जमा लेती है और उसे ऋण सुविधाएं देती है, उसको व्यापारिक बैंक बोलते हैं, व्यापार करती है वो, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चाहे पंजाब नेशनल बैंक, चाहे भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ये सब जो बैंक है ना, ये व्यापारिक बैंक हुआ, ठीक है। ये सब जनता का बैंक है। सही उत्तर ए होगा, ए। लेकिन बोलता भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? तो केंद्र बैंक आरबीआई है, ठीक है। यहाँ पर एक बैंक का नाम दिया है तो होगा व्यापारिक बैंक, ए होगा, ए। आगे पढ़िए 52, व्यावसायिक बैंक क्या करता है? क्वेश्चन आया जैक 2016 में। तो व्यावसायिक बैंक करता है जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है, लॉकर आदि की सुविधा देता है, साख निर्माण करता है। हाँ, इनमें सभी होगा। सही उत्तर होगा डी, इनमें सभी। आगे देखिए 53, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी होगा। सही उत्तर डी होगा, डी। देखिए एक अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग यानी विनिर्माण क्षेत्र मतलब द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा है सेवा क्षेत्र। इनमें सभी होगा। सही उत्तर डी होगा, डी। ये क्वेश्चन दिया था जैक 2016 में। आगे पढ़िए 54, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। क्वेश्चन दिया था जैक 2016 में। तो विदेशी विनिमय दर बोले चाहे बाजार में कीमत स्तर बोले, दोनों मांग पूर्ति शक्ति द्वारा होता है, याद रखिएगा। बाजार में कीमत मूल्य का निर्धारण बोले चाहे विदेशी विनिमय दर बोले, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होगा, ठीक है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी मुद्रा बाजार में, विदेशी मुद्रा का मांग कितना है और विदेशी मुद्रा का पूर्ति कितना है उसके द्वारा, यानी मांग पूर्ति दोनों के द्वारा। सही उत्तर डी होगा, डी। आगे पढ़िए 55, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? क्वेश्चन है जैक 2017 का। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है?
तो प्राथमिक माने कृषि संबंधित, तो कृषि करने के लिए आपको भूमि चाहिए, भूमि इसमें आएगा। प्राकृतिक संसाधन जो है वन, पेड़ पौधा आएगा। खनन, पत्थर खनन, मिट्टी खनन, बालू खनन, कोयला खनन, खनिज खनन। तो भूमि, वन, खनन सभी प्राकृतिक उत्पाद है। तो प्राथमिक क्षेत्र में ना प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से वस्तु सेवा का उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें भूमि, वन, खनन ये सभी आएगा। सही उत्तर डी होगा, डी। आगे पढ़िए 56 सकल राष्ट्र उत्पाद की गणना में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन दिया था जैक 2017 में, जब एग्जाम हम दिए थे। ठीक है, तो बोल रहा है सकल राष्ट्र उत्पाद मतलब जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या बोलेगा राष्ट्रीय, चाहे राष्ट्रीय बोल दे, की गणना में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा, चाहे जीडीपी हो सकल घरेलू उत्पाद, चाहे जीएनपी हो सकल राष्ट्र उत्पाद, चाहे राष्ट्रीय आय हो, उसमें ना पुराना वस्तु का खरीद बिक्री मूल्य और मध्यवर्ती वस्तु बीच का मूल्य शामिल कभी नहीं होता है। हमेशा होता है अंतिम वस्तु का मूल्य या नया वस्तु का मूल्य। जो अंतिम फाइनल है, जो नया वस्तु है, उसका मूल्य ऐड होता है। कभी भी बीच का, मध्यवर्ती वस्तु और पुरानी वस्तु जो यूज किया गया है, प्रयुक्त किया गया है, वह ऐड नहीं होता है उसका मूल्य। ठीक है, तो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और मध्यवर्ती वस्तु दोनों ऐड नहीं होगा, ए और बी दोनों होगा, दोनों ऐड नहीं किया जाएगा। ऐड क्या होगा, नया वस्तु का मूल्य। ठीक है, यह बोलेगा अंतिम वस्तु का मूल्य। चलिए, यह होगा सही उत्तर सी। आगे पढ़िए 57 बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है। हम लोग बजट में क्या पढ़ते हैं, बजट क्या है, ये क्वेश्चन दिया है जैक 2017 में। बजट के संगठक होता है, बजट मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष में, यानी भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखिएगा भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बोलता है एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान भारत में सरकार की कुल आय और सरकार की कुल व्यय, सरकार की कुल बजट आय और सरकार की कुल बजट व्यय का लेखा जोखा जो होता है वो हम लोग बजट में करते हैं। ठीक है, तो बजट में क्या होगा, बजट प्राप्तियां मतलब आय हो गया और बजट व्यय यानी खर्च हो गया। तो एक वित्तीय वर्ष में, एक लेखा वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और सरकार के अनुमानित व्यय का लेखा जोखा हिसाब किताब बजट में होता है कि इस साल 2025-26 में सरकार कितना रुपया कौन काम में खर्चा करेगा और सरकार को पैसा कहाँ से प्राप्त होगा। आय यानी प्राप्तियां और व्यय यानी खर्च, दोनों का लेखा जोखा होता है। प्राप्तियां और व्यय दोनों का होगा, यानी आय व्यय दोनों का होगा। सही उत्तर सी होगा, सी, आय व्यय दोनों। आगे पढ़िए 58 गुणक को, गुणक मतलब निवेश गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन दिया जैक 2017 में और 24 में। ठीक है, तो निवेश गुणक का सूत्र होता है के बराबर डेल वाई बाय डेल आई। याद रखिएगा, निवेश गुणक बराबर होता है आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन, यानी डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। सही उत्तर बी होगा, बी, आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन। आगे पढ़िए 59 कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है। क्वेश्चन दिया जैक 2018 में। ठीक है, तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत निर्भर करता है प्रभावपूर्ण मांग पर। याद रखिएगा, पढ़ाए हैं। ठीक है, कि प्रभावपूर्ण मांग जो है ना, वो कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत डिपेंड करता है प्रभावपूर्ण मांग पर। प्रभावपूर्ण मांग क्या है, वह बिंदु, वह अवस्था जिसमें देश का कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होता है। यानी सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर है, मांग पूर्ति को पूरा प्रभावित कर रहा है। तो मांग पूर्ति के बराबर है, कोई भी चीज किसी को प्रभावित कब कर पाएगा, हम आपको टक्कर कब दे पाएंगे, जब हम आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति जब बराबर होगा तो बोलेंगे प्रभावपूर्ण मांग, तब देश में आय रोजगार तय होगा। ठीक है, तो कीन्स का रोजगार सिद्धांत का बिंदु होगा प्रभावपूर्ण मांग, उसी पर निर्भर है। ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 60 निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर, यानी जो जिस पे लगता है वह न चुका करके दूसरे पे टाल देता है। तो इट हो गया वस्तु पर लगा गया टैक्स। वस्तु पर लगा गया टैक्स मतलब वस्तु कर बोलेगा, बिक्री कर बोलेगा, उत्पाद कर बोलेगा, सीमा शुल्क बोलेगा। ये सब वस्तु संबंधित टैक्स होता है। सीमा शुल्क, उत्पाद कर, बिक्री कर, वस्तु कर, ये सब। ठीक है, तो आय कर, देखिए आय कर मतलब इनकम टैक्स, जिस पे लगेगा वही चुकाएगा। ये तो हो गया प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। संपत्ति कर, ये भी जिसका संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा जगह जमीन धन संपत्ति सोना चांदी, जिसका है वही देगा, दूसरे पर टाल नहीं पाएगा। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है। उपहार कर, जिसका उपहार है, ठीक है, वही देगा, जो उपहार दे रहा है वही देगा, दूसरे पर टाल नहीं पाएगा।
इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। आंसर होगा उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क यानी उत्पाद कर। कंपनी टैक्स दिया सरकार को और कंपनी ले लिया विक्रेता से, विक्रेता टैक्स दिया कंपनी को, विक्रेता ले लिया हमसे। तो बोलिए, यानी पहले सरकार टैक्स लगाया कंपनी पे, कंपनी लगा दिया विक्रेता पे, विक्रेता लगा दिया हम पे, हम लगा दिए तुम पे। तो तुम सरकार को टैक्स दे रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं दे रहा है, तुम हमको, हम विक्रेता को, फिर विक्रेता कंपनी को, कंपनी सरकार को। इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम टाल सकते हैं, दूसरे पर ढकेल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उत्पादन शुल्क होगा सही उत्तर सी। आगे बढ़िए 61, भुगतान संतुलन के अदृश्य मदों में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? क्वेश्चन दिया जैक 2019 में। देखिए अदृश्य मदों में, अदृश्य माने दिखाई नहीं देगा, मनो सेवा है, वस्तु नहीं है, कोई भौतिक पदार्थ का बना हुआ चीज नहीं है। देखिए मद माने घटक, मधु माने घटक, और अदृश्य माने दिखाई नहीं देगा, वह कोई रियल भौतिक पदार्थ नहीं है, वो सेवा है। ठीक है, पढ़िए बैंकिंग, बैंकिंग सेवा है। जहाज रानी मतलब क्या होता है? जहाज चलाने का काम, जिसको शिपिंग कहते हैं, शिपिंग जिसे होता है ड्राइविंग, कार चलाने का काम। ठीक है, पायलट, लोको पायलट रेल चलाता है, एरोप्लेन चलाता है, उस तरह से शिपिंग मतलब जहाज रानी, जहाज चलाने का काम, वो भी सेवा है। सूचना सेवा है, उपयुक्त सभी होगा। दृश्य माने वस्तु और अदृश्य माने सेवा। ठीक है, तो सभी सेवा, उपयुक्त सभी होगा, सही उत्तर डी होगा, डी। आगे पढ़िए 62, 62, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? क्वेश्चन दिया जैक 2019 में। देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन है? तो मुद्रा का पहला काम है विनिमय का माध्यम, यानी जो वस्तु सेवा का लेन देन करता है, और दूसरा है मूल्य का मापक, जो मूल्य को मापता है कि इसका कितना दाम होगा, मापता है। तो दो को मेन काम है, ए और बी दोनों होगा, सही उत्तर सी होगा, सी। विनिमय का माध्यम, लेन देन करते हैं और मूल्य को मापते हैं मुद्रा के द्वारा, ए और बी दोनों, सी होगा, सी। आगे देखिए 63, 63, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं शामिल है? ये क्वेश्चन दिया है 2020 में और 24 में। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा आपका विनिर्माण। क्या आएगा? विनिर्माण। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन से खेतीबाड़ी होता है, यानी बोलेंगे कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र जो उत्पाद कच्चा माल आया हो जाएगा फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री में नया आइटम बनेगा। जैसे कृषि से गन्ना आया है तो यहाँ बनेगा गन्ना से चीनी, कृषि से गेहूँ आया है यहाँ बनेगा गेहूँ से आटा, ब्रेड, बिस्किट। कृषि से आया है आपका लकड़ी तो यहाँ होगा लकड़ी से फर्नीचर। ठीक है, कृषि से आया है कपास तो यहाँ बनेगा कपास से कपड़ा। मैंने विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री में, उद्योग में नया वस्तु का होता है निर्माण। सही उत्तर डी होगा, डी। बाकी जो दिया है ना ए बी सी में, बीमा, बैंकिंग, व्यापार, ये तृतीयक का है। बीमा, बैंकिंग, व्यापार पढ़ते हैं तृतीयक में, पढ़ते हैं विनिर्माण द्वितीयक में। ठीक है, उद्योग में, डी होगा, डी। आगे पढ़िए 64, एपीसी जोड़ एपीएस क्या होता है? एक होता है, याद रखिएगा। एपीसी जोड़ एपीएस का वैल्यू एक होता है। बोलेगा एमपीसी जोड़ एमपीएस एक होता है। एपीसी जोड़ एपीएस बोले चाहे एमपीसी जोड़ एमपीएस बोले, वैल्यू कितना होता है? एक, बराबर एक होगा। सही उत्तर बी होगा, बी। ये क्वेश्चन दिया जैक 2020 में। आगे देखिए 65, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ना जैक 2020 में, 23 में, 24 में आया है, और जब मत तब पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। द जनरल थियोरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एम. किड्स है, जे.एम. किड्स, जॉन बेनार्ड किड्स। ये पुस्तक 1936 में, 1936 में लिखा गया था। कौन सा पुस्तक? द जनरल थियोरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। फिर से बोल रहे हैं, द जनरल थियोरी ऑफ इम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, जे.एम. किड्स ने लिखा था, जे.एम. किड्स ने 1936 में। सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है 66, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? यानी सरकार का कर राजस्व, कर माने टैक्स और राजस्व माने पैसा, यानी आय की प्राप्ति। यानी इनमें से कौन सरकार का टैक्स से आय प्राप्त होता है? ठीक है, कर राजस्व मतलब कर माने टैक्स और राजस्व का अर्थ है आय, यानी कौन सा टैक्स से आय प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन आया जैक 2020 में। तो इनकम टैक्स से होता है, निगम कर मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स जो देता है गाड़ी वाला, निगम कर, नगर निगम कर। सीमा शुल्क, एक सीमा से अलग सीमा जब वस्तु जाता है, आलू प्याज कोई भी चीज़, तो सीमा में रोका जाता है, गाड़ी को टैक्स लिया जाता है। तो आय कर, निगम कर, सीमा शुल्क, बॉर्डर का टैक्स, तो उपयुक्त सभी होगा। सब सरकार का टैक्स राजस्व है, यानी टैक्स से आय प्राप्त होगा, इनकम टैक्स से, निगम कर से, सीमा शुल्क से, यानी सीमा कर से, उपयुक्त सभी होगा। सही उत्तर डी होगा, डी। ठीक है, सही उत्तर डी होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? हम आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा।
हम हमेशा समझाने का प्रयास करते हैं। मेरा कोचिंग का नाम ही है टॉपर्स क्लासेस SSS, क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तुम चाहते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर दें, 100% दें। मेरे पास जो भी हम सब दें आपको, हम कुछ कंजूसी नहीं करते हैं। जो भी मेरे पास है सब बताएंगे आपको, सब देंगे और अच्छा से देंगे, इजीली देंगे, आपका दिमाग में घुसेगा और समझाएंगे देसी तरीके में। देसी समझते हैं ना, गांव का लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलिए, हम आशा करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए कैसा लगा, नहीं लगा, क्या करना चाहिए और क्या चाहिए बताइए। कमेंट में कमेंट कीजिए आपका दुख क्या है और वीडियो कैसा लगा, आपको क्या चाहिए बताइए, कैसा लगा वीडियो। और शेयर कीजिए, शेयर अपने सभी नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। टॉपर क्लासेस SSS को आगे बढ़ाइए। हम हैं तो आपके भरोसे, आप हैं तो हम हैं, ठीक है। आप नहीं तो हम कुछ नहीं, ठीक है। भक्त के बिना भगवान का मोल नहीं है।